दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में सेमी फ्यूडल सिस्टम के बारे में। सामंतवादी अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजों के आने के बाद भारत में हो गई थी, उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था और इसने कितना ज़्यादा डैमेज किया था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो डैमेज था वो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि पूरे देश में इसने डैमेज किया था, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है वो कहीं ज़्यादा ही इससे अफेक्टेड था। By the end of the British period, there was a two aspect of the Indian economy: introduction of feudal system and introduction of capitalist system. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपिटलिस्ट सिस्टम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत के कल्चर का ये ट्रेंड नहीं था। लेकिन 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था चलाया था। भारतीयों की मानसिकता भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट हो गई थी, और मैं इसको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट, उसका छाप आज भी देखने को मिलता है। आज भी लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं उसी कैपिटलिस्ट माइंडसेट की है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख लें या फिर नॉन एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप देख सकते हैं। इसमें जो खास बात कहता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, कैपिटलिस्ट एंड लेबर। ये सही बात है। जैसे जैसे इंडस्ट्री भारत में लगती चली गई, वैसे वैसे भारत में कैपिटलिस्ट क्लास जो है, मतलब पूंजीपतियों की जो सरकार है या पूंजीपतियों का जो एक वर्ग है वो खड़ा होता चला गया, और तब से अमीरी और गरीबी की खाई भारत में दिखने लगी। उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं दिखता था। भारत के जो बिजनेसमैन होते थे, वाकई वो भारतीयों को बहुत सपोर्ट करते थे, कोऑपरेट करते थे। इवन कितने युद्ध तो भारतीयों ने उन्हीं बिजनेसमैन के भरोसे लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन आज़ादी के बाद ये जो एक लेबर क्लास अलग हो गया और कैपिटलिस्ट क्लास अलग हो गया, इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आया और बहुत ज़्यादा भिन्नता आ गई, मतभेद उत्पन्न हो गए, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टैग्नेंट इकोनॉमी के बारे में कहता है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज ऑन दैट इज ग्रोइंग एट ए वेरी लो रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सही बात है। अगर हम बात करें स्टैग्नेंट इकोनॉमी की, तो भारत की इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी और एक कांस्टेंट पोजीशन में आ गई थी। कांस्टेंट क्या, अगर आप 1 और 2% के आसपास की अगर आपकी इकोनॉमी है तो इसको आप बहुत बेहतर नहीं कहेंगे, और ग्रोथ कुछ हो नहीं रहा था। और 1 और 2% का अगर इकोनॉमी है तो कितना ही नीचे जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इकोनॉमी ना के बराबर थी आपकी। 1 या 2% की इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन भारत को उस स्टेज पे लाने वाले ये अंग्रेज ही थे। इन्होंने भारत के सिर्फ इसी सेक्टर को बर्बाद नहीं किया था, भारत के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप कभी कल्पना नहीं करेंगे कि सेंट जेवियर के नाम पे जो पूरे देश भर में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल चलते हैं, वो सेंट जेवियर ने इतनी क्रूएलिटी की थी हिंदुओं के साथ कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका साफ आदेश था कि जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट नहीं करता है उसे मार दिया जाए या उसके दोनों हाथ काट लिए जाए, और ब्रूटल तरीके से हिंदुओं को टॉर्चर करता था कि उसे क्रिश्चियनिटी अपनाना ही पड़े, और वो क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए काफ़ी दबाव बनाता था, जस्ट लाइक औरंगजेब की तरह। तो वो किसी मामले में उससे कम नहीं था। तो ये सब सिचुएशन थी। अंग्रेजों के आने के बाद तो स्थिति जो खराब हुई थी, और उसके साथ साथ जो वो यहाँ से गए तो स्थिति और भी खराब हो गई।
इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है उसमें आता है ये बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी भी कहना सही है। अगर भारत की इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इसको अगर आप बैकवर्ड कहते हैं तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। रीज़न क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की हो गई थी। पर कैपिटा इनकम आपका काफ़ी नीचे चला गया था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, आपका जो एग्रीकल्चर का मेथड था वो काफ़ी ट्रेडिशनल था। हाई बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी भारत में बहुत ज़्यादा था। मास इलिटरेसी उन्होंने जानबूझ के बना के रखा था कि यहाँ के लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये अपनी हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, ये अपनी डिमांड रखेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं से भी हमारी आपकी डिमांड को पूरा नहीं करना चाहती थी, मतलब हमारे एंसेस्टर्स के डिमांड को पूरा नहीं करना चाहती थी। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, सही बात है। इकोनॉमी जब कुछ बचेगा नहीं तो डेप्रिशिएट करेगी। और कहाँ अंग्रेजों के आने से पहले इवन मुगल काल तक 16% की इकोनॉमी जो थी वो 2% पे आ गई थी। अब ये मत समझिएगा कि मुगल काल आके बहुत चमत्कार कर गए थे, नहीं, वो इकोनॉमी इसलिए बच गई थी क्योंकि उस समय भी भारतीय शासक जो थे, सामंत थे, जो राजा थे, उनका कंट्रोल था भारत की अर्थव्यवस्था पे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से वो भी कंट्रोल इनके हाथ से निकल गया था और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंडियन इंडस्ट्री हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फॉर द वॉर। बहुत साफ लहजे में कहा गया है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कैपेसिटी थी इंडस्ट्री की उससे कहीं ज़्यादा काम लिया जा रहा था, और जो भी वेपन्स वगैरह बनते थे, जो भी आर्म्स एम्युनिशन की जरूरत पड़ती थी, वो सारे के सारे इंडस्ट्री में तैयार होते थे। सारे के सारे इंडियन टैक्स से ही वो सारा कुछ बन रहा था, मतलब पूरी तरह से फंडिंग हो रही थी, उस वार को इंडिया ही कर रहा था। और इसमें और जो नई चीज़ समझ में आती है और देखने को मिलती है वो ये कि महात्मा गांधी ने भी फुल सपोर्ट किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, और उन्होंने कहा था कि भारतीयों को चाहिए कि वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने भारतीयों को मरवा दिया, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो इतने भारतीयों को क्यों मरवाना चाहते थे? आखिर उनका ऐसा क्या इंटरेस्ट था अंग्रेजों के साथ कि वो अंग्रेजों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और फिर बाद में ही कहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? तो उनका हिसाब मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की पॉलिसी लेके चलते थे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक देता है वो कहता है कि imputed economy, the British policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on the basis of religion, caste, language and culture। सही बात है। imputed economy जो थी वो क्यों बन गई थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि भारत का जो सोसाइटी था उसको ब्रेक करने का काम अंग्रेजों ने किया था। धर्म के आधार पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, मतलब वो चाहते थे कि इतना ज़्यादा बर्बाद कर दो, इतना ज़्यादा इनको खंड खंड कर दो कि ये कभी एक साथ मिलकर कोई देश की कल्पना ही ना कर सके। वो तो भला हो हमारे सरदार पटेल जी का, जिन्होंने पूरे देश को फिर एक किया। एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में। अदरवाइज एक शहर से दूसरे शहर, भारत के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने में वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन उस इंसान ने, इसलिए उन्हें आयरन मैन कहा जाता है, बहुत मेहनत किया और 18 महीने के भीतर पूरा यूनिफिकेशन कर दिया। तो ये जो कुछ टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया है, ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से डिस्कस किया है। आप लोग इसे पढ़ें, और वैसे मैं रेफरेंस के तौर पर संदीप गर्ग की बुक का इस्तेमाल करता हूँ, पहले भी मैंने कई बार बताया वीडियो में। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं उससे और डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।